नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रभात खबर के प्रतिभा सम्मान समारोह में, जहां प्रभात खबर उन तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम कर रहा है जिन्होंने अपने झारखंड, अपने शहर का नाम आगे बढ़ाया। हम प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं बधाई देना चाहूँगा इन सभी प्रतिभावान बच्चों को जिन्होंने अपनी परीक्षाओं में मेहनत करके अपनी प्रतिभा से अपना नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है, हम सब का नाम रोशन किया है। गिव देम ए बिग हैंड वंस अगेन। साथ ही बधाई देना चाहूँगा इन बच्चों के गुरुजनों को, अभिभावक गणों को, माता पिता को, जिन्होंने अपने परिश्रम से ऐसा वातावरण उत्पन्न किया कि ये बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाए। सभी की एक जैसी परिस्थिति नहीं होती। अभिभावकों ने, माता पिता ने विपरीत परिस्थितियों में, कितने ही ऐसे माता पिता होंगे जिन्होंने अनुकूल वातावरण अपने बच्चों के लिए दिया और वो अपना प्रतिभा दिखा पाए। लेकिन जैसा कि मैडम अभी कह रही थी, वो कुछ उड़ान की बात कर रही थी। आपने जो प्रदर्शन किया है वो बहुत सराहनीय है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अभी बहुत कुछ बाकी है। इन बच्चों के सम्मान में 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं जिनको मैं यहाँ कहना चाहूँगा। आपकी, बच्चे ध्यान दें, आपकी असली उड़ान अभी बाकी है। आपके जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है। आपके इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है आपने थोड़ी मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। बच्चों, आप युवा शक्ति हैं और युवा शक्ति पर भरोसा किया है हमारे प्रधानमंत्री ने और लक्ष्य निर्धारित किया है 2047। आपने भारत के विकास में एक अहम भूमिका निभानी है और उस अहम भूमिका के लिए हमें आप पर असीम भरोसा है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो भारत के असली मायने में आप सूरमा हैं। और सूरमा को बिहार की भूमि पुत्र रामधारी सिंह दिनकर जी ने कैसे परिभाषित किया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि सूरमा होता क्या है। ये सूरमा हमारे सामने बैठे हैं, भारत के सूरमा बैठे हैं, झारखंड के सूरमा बैठे हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ये जो सूरमा है ये कभी विचलित नहीं होते। अब विचलित नहीं होकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपने आगे देखना है कि वो जो उड़ान अभी आपकी बाकी है, जो असली उड़ान बाकी है, जिसका जिक्र मैंने किया, जिसका जिक्र मैडम ने किया, उसकी तरफ हम कैसे बढ़ें। हम सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम ये सोच कर आए हैं कि हमें कुछ मार्गदर्शन मिलेगा कि यदि हमारा बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा है तो उसे किस तरह की संस्था की तरफ आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा के अनुकूल उड़ान भर सके, अपनी प्रतिभा के अनुकूल कुछ हासिल कर पाए। तो जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो कैसे होने चाहिए? वो ऐसे हों कि वहाँ पर एक आइडियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक स्टेट ऑफ आर्ट क्लासरूम हो, टेक्नोलॉजी हो, लेबोरेटरीज हो जो वेल इक्विप्ड हों, बच्चों के लिए हॉस्टल हों,
जो हमारी गर्ल्स हैं, बच्चियां हैं, उनकी सुरक्षा के साधन हो, सीसीटीवी कैमरा लगे हों, सुरक्षा गार्ड्स हों, जो निश्चिंत होकर के उस वातावरण में, उस प्रीमाइसिस में आकर के अपने अध्ययन पे ध्यान दे सके। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हों, हॉस्टल फैसिलिटीज हों, और यदि हम टाउन से आते हैं तो हमारे लिए बस की सुविधा हो, कम्यूट करने की सुविधा हो। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आप देख रहे हैं, और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ जहां इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन हो, जहां प्लेसमेंट हो रहे हों, बच्चों के नौकरियां मिल रही हों, इस तरह की संस्था में आप जाएं तो वहाँ, लेकिन ये बातें तो करने के लिए अच्छी लगती हैं, इन बातों के लिए ये विश्वविद्यालय के अंदर हों, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? ये सुनिश्चित करने के लिए या तो आप विश्वविद्यालय के प्रांगण में जाएं, या दूसरा एक संस्था होती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल संस्था का निरीक्षण करके उसको ग्रेड देता है, और ग्रेड सी से लेकर के ए और A+ तक होते हैं। सभी अभिभावक और बच्चों को गर्व होगा ये सुनकर कि झारखंड की एक इकलौती संस्था जिसको पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ ग्रेड मिला है, नेक A ग्रेड से जिसे नवाजा गया है, वो उषा मार्टिन विश्वविद्यालय है। ये आपसे मैं शेयर करना चाहता था। बाकी आप अपना चयन खुद करें, और चयन करते हुए देखिए, जब आप विश्वविद्यालय में, क्योंकि मैडम मुझे बार बार बोल रही है कि बातें करने के लिए तो बहुत है, लेकिन बहुत से वक्ताएं हैं, मैं बस 1-2 बातें कहकर के बस 1 मिनट का समय और लूँगा और बात को ख़त्म करूँगा कि जो सुविधाएं हैं, समुद्र, उसका सुविधाओं का समुद्र तो विश्वविद्यालयों के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन बहुत से बच्चे हैं उन सुविधाओं का फ़ायदा लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, नौकरियां मिलेंगी, मिल रही हैं, लेकिन सही मायने में वो बच्चे फ़ायदा उठाते हैं जो फोकस्ड रहते हैं, डिटरमिन्ड रहते हैं। और सोहनलाल द्विवेदी जी की वो कविताएं, कविता की 2 लाइनें मैं इन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ वापस आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, लेकिन मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम आपको सुविधाएं देंगे, आप अपना फोकस, अपना डिटर्मिनेशन रखें, कामयाबी आपको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद। कि प्रभात खबर विगत 22 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। इस कार्यक्रम की नींव 22 वर्ष पहले रांची में ही पड़ी थी। उसके बाद हमारी यात्रा के क्रम में हम बिहार पहुंचे, बंगाल पहुंचे, और इस दौरान करीब 10 लाख छात्रों को हम यह सम्मान दे चुके हैं। और मजेदार बात यह है, विपिन सिंह जी ने बात कही कि गुरुओं को इसमें आनंद आता है कि उनके छात्र जब उनको उनके आगे उनसे आशीष लेते हैं और बताते हैं कि हमने यह उपलब्धि हासिल कर ली। ऐसा ही आनंद हमको भी आता है जब हमारे कई कार्यक्रमों के दौरान ये जो छात्र जिनके सपनों को पंख लगाने में थोड़ा योगदान हमारा भी था, वो कई जिलों में DC, SP बनकर जब हमारे मुख्य अतिथि बनकर हमारे बीच आते हैं और बताते हैं कि साहब आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले हमें भी यह सम्मान मिला है, और ये पहला ऐसा एक्सपोजर था जो हमको इस लेवल का कहीं पर मिला, और इसने हमको हमारी झिझक खोलने में, हमको रिकॉग्निशन दिलाने में कहीं ना कहीं इसका बड़ा योगदान है। एक बहुत अच्छी बात, अभी आपके आने से पहले सारे मंच पर उपस्थित सारे दिग्गज, सारे ज्ञानी बहुत महीन बातें कर रहे हैं। किसी ने आपको यह बताया कि यह संघर्ष अकेले आपका नहीं है, आपके माता पिता और आपके शिक्षक भी इस संघर्ष में आपके साथी रहे। हमारे एक साथी ने कहा कि आप जब भी कुछ अचीव कर ले, आपकी वो उपलब्धि 0 है, 0 है, यदि उस उपलब्धि में आप
आपके माता पिता का सम्मान नहीं है, आपके गुरुओं का सम्मान नहीं है, और वो उपलब्धि आपने सिर्फ अपने लिए हासिल की है तो भी वो 50% है। अगर वो उपलब्धि इस दृष्टि से हासिल की गई है कि समाज को हम कुछ लौटा पाएं तो वो मुकम्मल है, तो वो 100% है। इस मौके पर थोड़ी बात मैं करना चाहूंगा अलग, वह यह है कि आपने देखा होगा कि एक औसत छात्र, एक औसत से बेहतर, एक अच्छे छात्र और एक उत्कृष्ट छात्र में कुछ अंतर होता है। औसत से अच्छे तक की यात्रा आप मेहनत से कर सकते हैं, पर औसत से उत्कृष्ट तक, अच्छे से उत्कृष्ट बनने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका वैल्यू सिस्टम जरूरी है, उसके लिए आपकी एकाग्रता जरूरी है, आपकी मेंटल कंडीशनिंग जरूरी है। तो यहां जितने भी बच्चे मौजूद हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब लड़ाई उत्कृष्टता की ओर है और ये कंपटीशन और वाइड होता चला जाएगा। तो जब तक आप वैल्यू सिस्टम को पकड़कर नहीं चलेंगे, आप एकाग्र नहीं होंगे, आप विपरीत परिस्थितियों में अपने को स्थिर नहीं रख पाएंगे, या यूं कहूं कि ऐसा कर कर ही आप उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, शिखर तक पहुंच सकते हैं। कोरोना का पीरियड था, बहुत सारे बच्चों के घरों में किसी के माता पिता नहीं रहे, कुछ बच्चे खुद बीमार हुए, पर उस दौरान भी रिजल्ट 95-96% तक बच्चों ने अचीव किया। उस भय और खोने के माहौल में जिन बच्चों ने 94-95%, 80%, 85% मार्क्स भी हासिल किए, वह यह दर्शाता है कि उनकी एकाग्रता पहले दर्जे की थी, टॉप क्वालिटी। ये एकाग्रता, ये मेंटल कंडीशनिंग अब आपके लिए बहुत जरूरी है। दुखद बात यह कि हमारे समाज में या हमारे सिस्टम में सफलता का रोडमैप तो बताया जाता है, असफलता को कैसे डील करना इस पर बात कम होती है। वी ऑल नो टू सेलिब्रेट आवर सक्सेसेस, बट वी हार्डली नो हाउ टू हैंडल आवर फेलियर्स, क्योंकि वैल्यू सिस्टम ही नहीं है। हम फेलियर्स की बात ही नहीं करते। जिसके 99% मार्क्स हैं वो अच्छा है, निसंदेह वो बच्चा बहुत अच्छा है, पर जिसके इतने परसेंट कम है या उससे कम मार्क्स हैं वो भी बच्चा बुरा नहीं है। और हमारी इस कंडीशनिंग की वजह से जब बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव एरा में जाते हैं और कंपटीशन टाइट होता है और थोड़ा सा एक कंपटीशन आप नहीं क्रैक कर पाए, फिर जिस तरीके की चीज़ें समाज में देखने को मिलती हैं, ये सर्वविदित है, मेरे कहने और उल्लेख करने का उसको ज़रूरत नहीं है। हम सब अच्छी अच्छी कहानियाँ जानते हैं। हम एपीजे अब्दुल कलाम जी की कहानी जानते हैं, हम अब्राहम लिंकन की कहानी जानते हैं, हम बराक ओबामा की कहानी जानते हैं। जब हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे थे, सीडीएस की तैयारी करके हम लोग जब एसएसबी देने जाते थे और जब 6-7 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता तो ब्रिगेडियर साहब एक आया करते थे और वो हमको अमिताभ बच्चन की कहानियां या शाहरुख खान की कहानी सुनाते थे और वो कहते थे कि भाई कि अगर आप इसमें नहीं हो, आप इसमें थ्रू नहीं कर पाते हैं तो निराश मत होइएगा। फला फला सन में अमिताभ बच्चन भी एग्जाम को में फेल हो गए थे, शाहरुख खान भी क्रॉस नहीं कर पाए थे, और वो जहां आज हैं उनकी जर्नी में कुछ और लिखा था। अगर वो यहीं फंस गए होते तो वहां ना पहुंचते जो जहां पर वो आज हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों को किसी भी फेलियर में हतोत्साहित नहीं होना। उनकी जर्नी कहीं और लिखी हुई है, कहीं मेहनत में कुछ कसर रह गई होगी, उसको ओवरकम करना है, एकाग्र रहना है।
एकाग्रता ही एक ऐसी पूंजी है जो आपको औसत से उत्कृष्ट की यात्रा आपकी पूरी करेगी। फिर बात आती है आज ग्लोबल एक्सपोजर की। बहुत सारे बिहार और झारखंड के बच्चे जब दिल्ली में, मुंबई में बाहर जाते हैं तो एक अलग किस्म का प्रेशर उन पर और होता है, उनकी लैंग्वेज का प्रेशर। तो आपको बता दूं कि जब ओबामा स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उस समय उनके अश्वेत होने पर उनको बहुत बुली किया जाता था, बहुत परेशान किया जाता था। पर यही एकाग्रता और विषम परिस्थितियों में डटे रहने की उनकी खासियत उनको वहां ले गई जहां वो पहुंचे। अब बात कुछ सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की। तो बच्चों, आप अच्छा कार्य करते हैं तो समाज में हमारे जैसी संस्थाएं आपको पंख देने का काम करती हैं। सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड, विदेश में पढ़ने जा रहे बच्चों के लिए उनको 100% स्कॉलरशिप देना, और तमाम योजनाएं। मुझे लगता है कि अभी आएंगे मंत्री जी, इस विषय में कुछ और विस्तार से प्रकाश डालेंगे। अब तक आपने एक लेवल क्रॉस कर लिया है, अब बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। तो आपको एकाग्रता, अपनी मेंटल कंडीशनिंग स्ट्रांग रखनी है। हमारी तरफ से एडवाइस यही है। और जब भी कभी असफलता आए जीवन में, तो ये चंद लाइनें याद रखिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यास के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। याद रखिए, आने वाली परीक्षाएं सिर्फ आपके ज्ञान का नहीं, आपके धैर्य का, आपकी एकाग्रता की परीक्षा लेंगी। मुश्किलों से घबराना नहीं है, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू, हर क्षण जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदम में सारा जहान होता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी छात्रों को पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय झारखंड। अभी मुझे लगता है 11:30 बज चुके हैं। सुबह 8 बजे से बच्चों के रजिस्ट्रेशन का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और तमाम मेधावी बच्चे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बहुत बार पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि सर आप लोग बहुत पहले बुला लेते हैं। आपने देखा होगा सभागार में जिस तरह से बच्चों की सहभागिता है और उनके साथ उनके पेरेंट्स और टीचर्स हैं, तो थोड़ा कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन का समय हमको पहले करना पड़ता है ताकि जो पूरा सिस्टम है वो फ्लो में चले। तो मैं पूरे प्रभात खबर परिवार की तरफ से तमाम बच्चों का, जो मेधावी हैं, उनके पेरेंट्स का और साथ में उनके गुरुजन हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। 10:30 से मुझे लगता है हमारे बहुत सारे माननीय अतिथियों ने बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। चंद शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, देखिए, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं। भाई अंकित शुक्ला जी ने कहा कि 2004 से प्रभात खबर इस तरह के कार्यक्रम को कर रहा है और इस कार्यक्रम में जो कभी उस तरफ थे, आज मंच के उस तरफ हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न जिलों में अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं और दुनिया के कोने कोने में बहुत ही ओहदे पर हैं। और जब आप, लगता होगा कि बहुत बार मैं हमारे साथियों से डिस्कस करता हूँ, बहुत बार वो लोग बोलते हैं कि इस कार्यक्रम का रिलेवेंस क्या है। देखिए, आप समझिए कि जब एक बच्चा 10th में आता है, 12th में आता है, एक जो मेडल होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसके जीवन का पहला माइलस्टोन होता है। और जब वो मेडल उसको मिलता है, वो जो मंच पर आता है, न सिर्फ उसके लिए वो भावुक क्षण होता है, बल्कि उसके पूरे परिवार, उसके पूरे टीचर, उसके पूरे फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत भावुक क्षण होता है। लेकिन मुझे लगता है मंजिल या यात्रा यहीं से शुरू होती है। मैं हाल में किताब पढ़ रहा था, गुड इज द एविल ऑफ बेस्ट। कहने का आशय है कि जहाँ जो जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं, हाल में आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को 500 में 500 नंबर आ गए और ये चीज़ें विस्मित करती हैं कि भाई आज के दिन में किसी बच्चे को 90% से कम आ गया तो लगता है कि वो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं था क्या। मतलब इस तरह की दौड़ है, इस तरह की रेस है
कि 500 में 500 नंबर है, कोई बच्ची केजरीवाल थी, उसको 500 में 500 नंबर इस बार आए। लेकिन बच्चों, दुनिया इससे आगे है। जैसे मैंने कहा है कि गुड इज द एविल ऑफ द बेस्ट। ये समय है, एक माइलस्टोन है, एक पड़ाव है जब आप जिंदगी के आगे की रफ्तार शुरू करते हैं। और जब आपको लगे, और देखिए यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है, जब आपको लगे कि मैंने जीवन में बहुत अचीव कर लिया, तो आप मानिए कि स्टेगनेंसी, आप डिप्रिसिएशन की तरफ जाते हैं। यहाँ से और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। और इस दौर में जब आपने देखा होगा एआई का दौर है, मशीन लर्निंग का दौर है, इस दौर में आपने देखा होगा पहले जो टेक्नोलॉजी थी 20 साल में 30 साल में बदलती थी, आज हर साल 10 साल टेक्नोलॉजी बदल रही है। हम जिस मीडिया के फील्ड में मैं बताना चाहूँगा, आप जानते हैं कि प्रभात खबर झारखंड का नंबर 1 अखबार है। पिछले 32-35 साल से प्रभात खबर झारखंड का नंबर 1 अखबार बना हुआ है। और आपकी जो यात्रा है और प्रभात खबर की यात्रा, इसका एक कोरिलेशन है। आप समझिए, आपने 90% नंबर ले आए, 95% नंबर ले आए, 97% नंबर ले आए, टॉप पे जाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन टॉप्स को बनाए रखना और उससे आगे जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब आपसे आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बढ़ती है, वैसे समय में आपको अपने आप को रोज प्रूफ करना पड़ता है। तो बच्चों, मेरा मानना है कि समय है कि आप अपने आप को अपने साबित किया कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन इससे आगे दुनिया है। एआई और एमएल के दौर में, मशीन लर्निंग के दौर में आप देखिए कि सिर्फ नंबर काफ़ी नहीं है, आप कितने इनोवेटिव हैं, कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। आपने देखा होगा हाल का जो नीट का जो रिजल्ट आउट हुआ, उसमें रांची का एक बच्चा सार्थक सिद्धांत था, उसने इस तरीके से चीज़ों को समअप किया कि भारत सरकार में जो बड़े पदाधिकारियों को भी मानना पड़ा कि इस एग्जामिनेशन में गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो मैं उस बच्चे के जज्बे को सलाम करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, जैसे भाई अंकित जी ने कहा कि देखिए, जीवन में आप कितना भी आगे बढ़ जाते हैं, आपका सेलिब्रेशन तब तक पूरा नहीं होता है जब तक आपके नियर एंड डियर आपके साथ नहीं है। और आपके नियर एंड डियर कौन है? वो सहपाठी जो आपके साथ पढ़ते रहे हैं, वो माता पिता, वो शिक्षक। आप सोचिए कि आज आप 10th में हैं, मुझे लगता है नर्सरी और प्रेप से आपकी जर्नी शुरू हुई होगी। और मैंने देखा है, हम भी एक पेरेंट है, मैं देखता हूँ कि माता पिता का कितना बड़ा श्रम है। कम से कम आप समझिए कि 15 साल रोज पेरेंट्स, खासकर माता जो है, सुबह उठती है, नाश्ता बनाती है, बच्चे को बस स्टॉप में पहुंचाती है, और ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। और कभी भी माता पिता के जीवन में या उनके मन में कभी आ भी नहीं होता कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। तो बच्चों, जब जीवन में आप आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उनके सपनों को न सिर्फ आपने पूरा किया है, बल्कि उसको रिटर्न भी करना है। हाल में एक प्रिंसिपल से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने शिकायत किया या उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए, आज के समय में बच्चों में, खासकर जेन जी में, हो सकता है एनालिसिस गलत भी हो, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, क्या IQ क्वोशेंट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, लेकिन इमोशनल क्वोशेंट जो है वो कमज़ोर हो रहा है। तो मेरा मानना है कि IQ क्वोशेंट तो आप बार बार साबित कर रहे हैं। और जेन जी, और ऐसे भी ह्यूमनली कहा जाता है कि जो ह्यूमन लाइफ का जो बिहेवियर है या जो उसका क्रम है, जो भी आने वाला जनरेशन होगा, निश्चित तौर पर वो पहले के जनरेशन से ज़्यादा शार्प होगा, क्योंकि एक्सपोजर भी ज़्यादा है। तो आपका IQ का लेवल बेहतर है, लेकिन आप अपने इमोशनल क्वोशेंट को बनाए रखें। और सबसे महत्वपूर्ण है, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर बेहतर करना है तो सामने मंजिल बना के रखिए। कभी अपने जो एक आपको कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत घातक हो सकता है। जब भी आपको लगे कि मैंने बहुत मंजिल तय कर ली है, तो आप अपने पीछे मत देखिए कि आपके पीछे कितने लोग, आप अपने आगे देखिए कि कितने सारे लोग आपके आगे खड़े हैं। और मेरा मानना है, एक सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिवनेस के साथ जीवन में आगे बढ़िए। प्रभात खबर परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच। Everyone, I can't hear it from behind there. Good morning, everyone. I am very excited to be here today. And I'm so excited that I woke up at 3 a.m. in the morning. Yeah, most of you are wondering कि हम लोग 3 बजे नहीं उठे,
Why did Madam wake up at 3 a.m.? I was in Delhi. I had a flight at 5:30 to be for this event, so no other option but to wake up at 3. But worth it. And आज के इस प्रभात खबर के प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे पिता तुल्य अति आदरणीय राज्य के वित्त मंत्री माननीय राधाकृष्ण किशोर जी, उपस्थित हमारे साथ एडिटर चीफ प्रभात खबर अंकित शुक्ला जी, वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर विजय बहादुर जी, डायरेक्टर गोल विपिन सिंह जी, वाइस चांसलर ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड कर्नल डॉक्टर रंजीत सिंह जी, डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स प्रोफेसर हरिशंकर श्याम जी फ्रॉम सारदा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे उपस्थित सभी जितने भी प्रिंसिपल्स आज आए हुए हैं स्कूल से, सभी टीचर्स जो कंपनी कर रहे हैं, ऑल द पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला था इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, और उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि इतने भारी संख्या में यहाँ पे बच्चे आते हैं, और खास करके स्टूडेंट्स जो आज के जेनजी हैं। मुझे लगता है मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि उनको एड्रेस करूँ, बिकॉज आई बिलीव दे आर द की स्टेक होल्डर्स इन द सोसाइटी, की स्टेक होल्डर्स। वाई? रीजन वन बी इन इंडिया इज द वन कंट्री पूरे वर्ल्ड में which has the largest population of young people, youths. और अगर if you look at the percentage wise, 25 between the age group of 15 to 25, there's a population of 30%, and 65% of the population is below 35 years of age. पूरे विश्व में एकमात्र देश है जिसमें युवा की जनसंख्या इतनी अधिक है। That's why I think it is one of the most important stakeholders today. और इस तरह के कार्यक्रम से लगातार प्रभात खबर आप लोगों को सम्मानित करता है, और ये सम्मान केवल एक औपचारिकता नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी, बट इट इज ए रिमाइंडर टू ईच वन ऑफ यू दैट wherever or whenever you do something good for yourself, for your family, for your society, you earn a reward. And this is that reminder to you. आप लोगों ने आज शुरुआत किया है, मुझे लगता है 10th और 12th is a very crucial stepping stone in anyone's career, very important, but it's also challenging. I feel it's very challenging in today's time. Earlier days इतना ज़्यादा challenging नहीं रहा होगा, मगर आज के समय में बहुत ज़्यादा challenging है, because I think every year, if you look at India in itself, about 1.5 crore students are passing out from inter every year. That's a huge population. And if you look at it, out of this population, बहुत लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, बहुत लोग इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, बहुत लोग UPSC में जाना चाहते हैं, बहुत लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, बहुत लोग अदर डोमेन में जाना चाहेंगे. बट द क्वेश्चन हियर इज, does the ecosystem has that much of vacuum to absorb that huge a crowd? Unfortunately, it doesn't. Unfortunately, it doesn't, and that is where all of you have to be prepared. Mentally, have to be prepared. I'm not trying to disappoint anyone here, but हाल के दिनों में नीट की परीक्षा हुई, आप लोगों को मालूम है कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उस परीक्षा में? Can anyone tell me that number? I'm just asking questions so that everyone stays along with me and doesn't doze off. How many people participated in that exam? How many? 22 lakhs. He's close. 23 lakhs students participated. How many government seats? You know how many government seats? Huh? How many? 60. 80,000. 80,000. What happens to the other rest? Either private colleges or other opportunities. There are, but it is not necessarily कि जिस
ambition को लेके आप घर से निकले हैं या स्कूल से निकले हैं, it has to be that ambition only that you will be fulfilling. Life will push you to make different choices, difficult choices, and why I'm addressing that particular matter is because all of you here today are that generation जो सबसे ज़्यादा technologically advanced generation है. I think I'm one step behind, and our dear finance minister is another step behind. मगर आप वो generation है जो सबसे ज़्यादा technologically advanced generation है. At the same time, it is a most socially disconnected generation also. There the truth is. And that is why you have to not just take care of marks, जिसको आज यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर बता रहे थे कि not just be IQ intelligence, but also be emotionally intelligence. Very important. Very important. Today's generation is so socially inactive, socially disconnected, and we are mostly living in our mobile phones. Our reality, our expectation, our perception about the reality is all based on what we are absorbing from the mobile phone. I request all the students to build a connection with the real world. It's very important. Go out. Do things that you like. Connect yourself with the society. Connect yourself with community work. Very important. That is going to give you an edge. वो आपको एक edge देगा जब आप कॉलेज में जाएंगे, जब आप जॉब्स में जाएंगे. You know, Western universities and all, apart, मतलब जितने भी foreign में universities हैं, apart from the marks, it is must to have community-led work in their resume. It is a must in order to get good colleges. Unfortunately, our education system doesn't demand so. It's not a necessity. CSR activities karate hain, there are different kind of activities that we do from the school, but it's not a mandatory thing. But foreign universities has that. Unfortunately, our education system doesn't have that, so we are so much only reliable on our curriculum. Books में जो syllabus हैं, chapters हैं, we are just relying on that. But it is important that you also engage in community-led work. मैं जिस population का बात कर रही थी, youth population, आप उसमें अगर देखेंगे तो 64% of the youth population live in the rural setup. Only 36 are in the urban. केवल 36% ही आज शहरी जनसंख्या है युवाओं का. 64% is the rural setup. वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और भी चुनौतीपूर्ण है. Dropouts और भी high है. It will be so wonderful if you all can take an initiative from the school, even schools. This idea I'm throwing roughly at the schools also, that this initiative can be taken by the schools as well, by the private schools, to go in the government schools and impart our learning, our experiences with those students. Because if there is an imbalance, अगर हम लोग असंतुलन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि हम लोग उस विकास की ओर भी पहुंच सकते हैं. And I'm addressing these matters to you all because I feel you all are not just number and marks driven students, but you all are also emotionally intellectual students here who have responsibility towards our community also. So that is very important. Vijay Shukla ji was also speaking about AI, machine learning. By 2030, like all of you here, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये मन में होता होगा कि हम लोग अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे और कल एक अच्छा जॉब मिलेगा. How many of you are targeting for a good job? Can I see a raise of hands? Just 1%. Rest everyone in the cup पढ़ लिए हो गया. How many of
all are targeting for a good job. Let me see a show of hands. Nothing on the right side. Left side, no job. No one job. Neta banna hai. This is also good. This is also good. Here, this side, there are few. I want to tell you all, by 2030, India is going to lose 2.5 crore jobs to AI. And I'm telling you, just last year, these numbers are not just made up. Last year, I'm just giving you a wild data. Oracle. Have you heard of this company called Oracle? Laid off 50,000 people at one go. So, आपको ये सोचने का जरूरत है कि भाई पढ़ तो रहे हैं हम लोग, 500 में 499 ले आ रहे हैं. I'm going to get through the world's India's best college also. That also good. I'm making my parents proud. But how is it that I'm going to survive the competition out there? You know, एक बहुत कॉमन चीज है जब हम लोग इमोशनल इंटेलेक्ट के बारे में बात करते हैं, जेंजीज के बारे में. There is a common study that has found that Gen Zs are very worried about not only their future but also their country's future. This is a study. लगता नहीं है when we interact with you all that you all are really bothered about the nation, but it is actually a study that Gen Zs are not just bothered about their future, but they are also bothered about the future of this country. How many of you all are bothered? You are bothered? Very few. I still feel there are people who are sleeping in the back. Should I come down and speak? No, I shouldn't. So let me know. So these are the jobs that we are talking about that we are constantly losing. इसीलिए आप लोगों को ये भी समझना है कि how are we going to prepare ourselves for the competition further. This is going to be very challenging. I myself worked in the corporate world for about 10 years. I worked in the corporate world for 10 years and जैसे जैसे समय बीत रहे हैं, I'm telling you, corporate competition is also becoming very cutthroat. And it's not just competition. मुझे लगता है हर एक सेक्टर में जो competition है आज के दिन में, it is cutthroat. So you don't just have to be average, good, or just be very good in the numbers and marks, but you all have to also be very good in your personality, in your character. Those are one thing also that is going to distinguish all of you. हम लोग बात करते हैं AI taking up our jobs. There's one thing that is always going to be a very common difference between artificial intelligence and human being. Can someone tell me a very basic difference between artificial intelligence and human beings? That intelligence is always going to be artificial. That intelligence, AI intelligence, is always going to be artificial. It is your intelligence that is driven by genetics. So, hence, character building, personality development also plays a very important role. I hope आप आज जिनको हम लोग यहाँ से सम्मानित कर रहे हैं, ये एक ऐसी पीढ़ी है जो आने वाले समय में केवल समाज का नाम नहीं रोशन करने वाली है, मगर पूरे देश का नाम रोशन करने वाली है. We are honestly, all of us are relying on this young Gen Z youth population so that you are not going to only figure out answers and solutions to your life and your career, but you will also figure out solutions to a developing nation like India. इन्हीं सब शब्दों के साथ, thank you प्रभात खबर for having me here. Thank you all the dear students, parents for being an active participant. Thank you. जो डायस पर हैं, आप उनकी बातों को, उनके विचारों को सुन रहे हैं, बल्कि
ऐसे भी प्रतिभावान छात्र और छात्राएं यहाँ पर हैं जो डायस के सामने अपनी बातों को भी रख पाए। सच्ची प्रतिभा मैं इसी को मानता हूं। इस महत्वपूर्ण समारोह जो प्रभात खबर के द्वारा आयोजित किया गया है, सम्मान समारोह छात्रों का, छात्राओं का, मैं समझता हूं कि ये सम्मान समारोह न सिर्फ छात्र और छात्राओं बल्कि अभिभावकों का भी है और गुरुजनों का भी है। प्रभात खबर के प्रति मैं व्यक्तिगत तौर पे और राज्य सरकार की ओर से इस समारोह के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं और खास तौर पर आभार इस बात के लिए कि आपने मुझे और राज्य की सम्मानीय कृषि मंत्री श्रीमती नेहा तिर्की जी को बुलाया है। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, आप राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग की मंत्री हैं, कृषि विभाग की। श्री अंकित शुक्ला जी, मुख्य संपादक प्रभात खबर। श्री विजय बहादुर जी, वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर। श्री हरिशंकर श्याम जी, शारदा यूनिवर्सिटी के डिजिटल विश्लेषक। श्री विपिन सिंह जी, डायरेक्टर गोल्ड। डॉक्टर रंजीत सिंह जी, कुलपति ISFAI यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे उपस्थित आदरणीय अभिभावक, आदरणीय गुरुजन और हमारे प्रिय छात्र और छात्राएं, मैं आप सबों को अपनी ओर से डायस के साथ साथ आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सबों के लिए एक गौरव का दिन है और प्रेरणा का भी दिन है। प्रतिभा सम्मान समारोह सिर्फ अंक पर निर्भर नहीं है। मैं अपने संबोधन के क्रम में अपनी सहज भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अंकों के माध्यम से आज जो आप प्रतिभा हासिल कर रहे हैं, समाज के प्रति आपकी ये प्रतिभाएं कितनी सार्थक होनी चाहिए, तो विशेष तौर पर मैं अपने विचारों को आपके सामने रखूंगा। एक बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम, सम्मान, प्रतिभाओं का सम्मान, गुणों का सम्मान, आदर्शों का सम्मान, ये एक बड़ा व्यापक प्लेटफॉर्म है और ऐसे व्यापक विषयों पर क्या बोला जाए, कहां से शुरू किया जाए और कहां अंत किया जाए, ये बड़ा मुश्किल भरा क्षण है। किसी ने कहा है कि मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से शुरू करूं फसाना, कहां खत्म करूं। सम्मान समारोह कुछ इसी प्रकार का महत्व रखता है। मैं सलाम करता हूं आपके उन परिश्रम भरे रातों का, परिश्रम भरे दिन का, कड़ी मेहनत, मजबूत इरादे और आपके परिजनों का ये परिश्रम आपको यहां तक पहुंचाया है। आप अकेले नहीं हैं। यह संस्था, शैक्षणिक संस्था के गुरुवर, आपके माता पिता और इस समाज का योगदान है।
जो आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को विकसित करके इस सम्मान समारोह का पात्र आपको बनाया है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाले समय में आपकी है और मेरी शुभकामना रहेगी कि आपके अंदर के व्यक्तित्व में और निखार आए और आपके इस प्रतिभा का लाभ न सिर्फ आने वाले दिनों में जिस संस्था में आप रहेंगे वहां काम आए, बल्कि आपके इस प्रतिभा का लाभ हमारे झारखंड के समाज, हमारे देश के समाज को मिले। ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और तभी आपकी प्रतिभा सार्थक होगी। प्रतिभा में जब आप सम्मानित होंगी या होंगे तो यह एक औपचारिकता मात्र नहीं होगा, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आज मिलने वाली है, ताकि आप अपने अंदर के छिपे व्यक्तित्व को और निखार सकें और उसका लाभ हमारे सोसाइटी को मिल सके। मैं तो प्रभात खबर से आग्रह करूंगा कि आज के परिवेश में हमारी राजनीतिक व्यवस्था की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्यों ना शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ही वो भूमिका हो, जहां आप छात्र और छात्राओं की प्रतिभा को सम्मानित करते हैं, वहां एक बार आप राजनीतिज्ञों की प्रतिभा को भी देखें और यदि आपको लगता हो कि वो पात्रता रखते हो तो उन्हें भी सम्मानित करने का काम है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमारी कृषि मंत्री जी ने और अन्य वक्ताओं ने ये बात कही कि आपकी जो प्रतिभा है, आने वाले दिनों में आप इंजीनियर बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, आईएएस आईपीएस बनना चाहेंगे या कॉर्पोरेट हाउस में आप सीईओ की नौकरी करेंगे। ये आपकी व्यक्तित्व स्वतंत्रता है, कौन सा दिशा आप चुनना चाहते हैं। लेकिन एक आग्रह मैं करना चाहूंगा कि जहां आपका लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा में जाने की इच्छा हो, डॉक्टर इंजीनियर बनने की इच्छा हो, बेशक आप वहां जाएं, लेकिन आप में से कुछ प्रतिभाएं राजनीति के क्षेत्र को भी चुने, कैरियर के रूप में आप विधायक बने, सांसद बने, और इसलिए बने कि राज्य के विधानसभाओं में और देश के लोकसभा में प्रतिभावान लोगों की आवश्यकता है। इसलिए हमारी गुजारिश होगी कि आप विधायक का भी क्षेत्र चुने और सांसद का भी क्षेत्र चुने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मेरे दिल में रहती है वो मैं कहता हूं। ये वो माध्यम है जो आप अपने समाज को न्याय दे सकते हैं, विकास के माध्यम से एक दिशा दे सकते हैं, और आपका सहयोग जो कुछ भी आप देंगे तो उसका कितना महत्व होगा, कितना अर्थ होगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अभी मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते इस आवश्यकता को समझता हूं, इस जरूरत को मैं समझता हूं, और तभी मैं हर ऐसे प्लेटफॉर्म पर गुजारिश करता हूं, खासकर छात्र और छात्राओं के बीच जब मुझे अपने विचारों को रखने का मौका मिलता है तो एक बात मुझे बहुत सालती है जो मैं इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं।
अंकित शुक्ला जी, कोई व्यक्ति यदि शिक्षक हो और वह व्यक्ति आने वाले भविष्य में वो मंत्री पद को प्राप्त कर लेता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है, उसकी महिमा बढ़ जाती है कि गुरु नानक विद्यालय की एक टीचर राज्य का या देश का मंत्री बन गए। मैं उस दिन की कल्पना करता हूं कि जब देश और राज्य का कोई मंत्री किसी स्कूल में टीचर बन जाए, तब मैं समझता हूं कि वह महत्व बहुत अधिक हो सकता है। तब उस महत्व की कोई कीमत नहीं हो सकती। आने वाले दिनों में इस प्रतिभा सम्मान को प्राप्त करके आप एक नदी के समान हैं। आपकी ये प्रतिभा उस नदी के समान है जिसे गंगा में मिलना होता है। फिर आपका कदम उस प्रतिभा की ओर बढ़ेगी जो गंगा में समाहित हो, और अंततः आपकी प्रतिभा समुद्र में जब मिलेगी, यानी कि समाज तक जब पहुंचेगी, तो आपके प्रतिभा का कद्र और बढ़ जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम अंकों के माध्यम से प्रतिभा प्राप्त करते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में जब प्रवेश करते हैं तो वही जाति, वही धर्म, ये भावनाएं समाज के अंदर व्याप्त हो जाती हैं। मैं उस दिन की कल्पना कर रहा हूं कि आपकी ये प्रतिभा जब निकले समुद्र में, यानी कि समाज में जब समाहित हो, तो जाति का कोई स्थान नहीं रह जाए, धर्म का कोई स्थान नहीं रह जाए। ये हमारे हृदय की बात है। इसका गुण मायने में आप छात्र छात्राओं को बताना चाहता हूं कि हम और तुम में जब गैप होता है तो समाज में बिखराव देखने को मिलता है। हम अगर रंग हैं तो तुम खुशबू हो। रंग और खुशबू का जब मिलन हो जाए तो एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। किसी ने कहा है कि अखलाते चमन में रंग और खुशबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। दोनों अगर मिल जाए तो एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। ये प्रतिभा, यदि आप मेरे शेर के इन पंक्तियों से अगर प्रेरित हो, तब आपकी ये प्रतिभा काम है। मैं समझता हूं कि मेरे संक्षिप्त विचार आपके मन तक पहुंची होगी। आने वाले समय में आप इसका भरपूर उपयोग करेंगे और दिल से इस बात को अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करेंगे कि समाज या इस व्यवस्था के जिस शीर्ष पर आप कायम हो, कोशिश यही होनी चाहिए कि एक आदर्श झारखंड का निर्माण हो, एक आदर्श समाज का निर्माण हो। और अंत में मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए प्रेरणा स्वरूप दो पंक्ति आपके मन तक पहुंचाना चाहता हूं। हौसले के तरकस में कोशिश की वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। अगर कहीं कमी हो, असफलता हाथ लगे तो हारे नहीं। निश्चित रूप से आने वाले समय में सफलता आपकी कदम चूमेगी। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर मैं प्रभात खबर परिवार को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। अभिभावकगण,
प्रबंधकगण, मंच संचालिका महोदया, मैं रंजीत सिंह इक्बा यूनिवर्सिटी का कुलपति हूँ। मैं यहाँ क्यों आया? घबराइए नहीं, मैं यहाँ कोई बेचने नहीं आया हूँ, ना ही मैं अपने यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने आया। मैं यहाँ विशुद्ध एक स्वार्थपरक कारण से आया हूँ कि मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ या वृद्धा अवस्था के कगार पे हूँ, इसलिए मैं आज इस युवा अवस्था इसलिए आया हूँ कि यहाँ से कुछ आपका लड़कपन, कुछ यूथ, कुछ विगर, जो सारी चीज़ें इतनी अबंडेंट अवस्था में यहाँ प्रिवलेंट है, उसे कुछ चुरा करके लेके जाओ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आज का आयोजन एक सेलिब्रेशन है। इट्स ए सेलिब्रेशन ऑफ मेरिट, इट्स ए सेलिब्रेशन ऑफ परसिवियरेंस, इट्स ए celebration of support of the parents, teachers, the school, right from the peon of the school to the ladies and all. And therefore, all those who have excelled in their arts and crafts, my heartiest congratulations to them, and as much of congratulations to all those who have been there in the background to support. Now, I would like to share some of my thoughts with you. The first thing is that what you should keep in mind. The first thing that comes to our head the moment we excel in something, like doing very well in academics that you have done, is the arrogance. दुनिया में अलग अलग तरह के अभिमान हैं, किसी को धन का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है, किसी को रसूख का अभिमान, पर इसमें सबसे खतरनाक अभिमान ज्ञान का अभिमान, क्योंकि ज्ञान का अभिमान दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली अपोजिंग, जिस तरह से चीजें स्वयंभू होती हैं, उसी तरह से चीजें स्वयं मृत्यु होती है। यानी ज्ञान के साथ अगर अभिमान आया तो ज्ञान स्वतः नष्ट हो जाता है। इसलिए जो भी आपकी उपलब्धि हुई है उसको विनम्रता और हम्बलनेस के साथ बनाए रखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिंदगी में फोकस बनाए रखें। कुछ एक बहुत सारे विषय हैं, आजकल दुनिया में नई नई चीजें आ रही हैं। हमारे दो पहले वाले विद्वान मित्रों ने आपको बताया, दो यूनिवर्सिटी से, जब तक आप एक विषय सीखेंगे तब तक दूसरा विषय आपके सामने खड़ा हो, और पहले वाला विषय जो आपने पढ़ा है वो ऑब्सोलीट हो चुका हो। तो उसके लिए करना ये है कि आपको हर चीज के बारे में ब्रेथ रखनी है, यानी हर चीज के बारे में नॉलेज रखनी है, जनरल नॉलेज, पर कुछ एक विषय पर गहराई रखनी है। एंड देयरफॉर आपको ब्रेथ ऑफ नॉलेज और डेप्थ ऑफ नॉलेज के बीच में संतुलन बनाए रखना है। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी को अपना दुश्मन नहीं समझिए, टेक्नोलॉजी के साथ कंपीट कीजिए। एआई के ऊपर हमारे विद्वान मित्र बोल रहे थे, वो आ रही है, आ चुकी है। विद्वानों के बीच में बार बार या डिस्कशन होता है, एआई हमारा दोस्त है या मित्र है या दुश्मन है, इन बातों को भूल जाइए। एआई हमारा एक टूल है। जिस तरह से शुरू में हम लोग अपने हाथ से कैलकुलेशन करते थे, बाद में कैलकुलेटर आया, फिर कंप्यूटर आया, उसी तरह से एआई आई है। एआई एक टूल है, हमें उसको यूज करना पड़ेगा, और एआई को यूज करने के लिए हमें एआई से ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। एंड देयरफॉर आज की स्टडी, चाहे आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ें, एक रोबो की तरह नहीं पढ़ें, आप क्रिएटिविटी सीखें, क्रिटिकल थिंकिंग सीखें। ये मेरा आपके लिए एक उचित उपदेश होगा। उपदेश को नहीं कहा सकता, एक एडवाइस है, फ्रेंडली एडवाइस। और इसलिए लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी रहें रुके नहीं, हमें नहीं,
अनैतिक नहीं बने, आगे बढ़ते रहे। जीवन गति का नाम है। चरैवेति चरैवेति चरण मधु वैविन्दति चरण स्वादु मुदुम्बरम सूर्यम पश्य जो न तदोयन्ते चढ़। सूरज चलता रहता है, चांद चलते रहती है, पृथ्वी चलते रहती है, और सब अपनी अपनी परिधि में चलते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं। इसलिए चलते रहिए, पर उसके साथ अनुशासन होना चाहिए। अपनी परिधि मत तोड़िए, परिधि में चलिए, परिक्रमा करिए, प्रदक्षिणा करिए और चलते रहिए। चरैवेति चरैवेति अंततः। जय हिंद। जितने अभिभावकगण हैं सबको दिल से बधाई, क्योंकि आज के समय में जो आपके बच्चों ने स्कोर पाया है वो इतना आसान नहीं। अगर आप आज कंपटीशन देखें तो आपके बच्चों का कंपटीशन इंडियन बच्चों के साथ नहीं है। आपके बच्चों का कंपटीशन सिंगापुर के बच्चों के साथ है, चाइना के बच्चों के साथ है, मलेशिया के बच्चों के साथ है, यूएस के बच्चों के साथ है। हमें उस स्तर की तैयारी की जरूरत है जो आपके बच्चों ने एज अ पेरेंट कहीं ना कहीं आपने वो न्यू बोया है। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी, मैं शारदा यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर हूँ डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स का। पिछले 17 वर्षों से कार्यरत हूँ। शारदा यूनिवर्सिटी भारत की एकमात्र डिफरेंट यूनिवर्सिटी है जहां 95 कंट्री से बच्चे पढ़ते हैं। जब इतने कंट्री से बच्चे पढ़ते हैं तो आपको डाइवर्सिटी का एहसास हो जाए। जो बच्चों के नैतिक मूल्य हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, जैसे रेस्पेक्ट, कल्चर, जो बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज हैं, जब मैं इन सारे कंट्रीज के अलग अलग बच्चों को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि कितना डिफरेंस है इनमें। अगर आप भूटान के बच्चों को देखेंगे, भूटान के बच्चे डिसिप्लिन का लेवल उनका बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, और द काइंड ऑफ क्लीननेस दे मेंटेन, द काइंड ऑफ साइलेंस एंड पेशेंस दे हैव, वो मैं देखता हूं कि आजकल के बच्चों में, हमारे यहाँ खास करके, उस लेवल का पेशेंस मिलना बड़ा मुश्किल है। तो हमारा एक सतत प्रयास होता है, जो हमारे डिफरेंट 13 स्कूल हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, हमारा एक रेगुलर प्रयास होता है कि बच्चों के साथ संवाद रेगुलर होता रहे, उनकी रेगुलर काउंसलिंग होती रहे, ताकि वो ये समझ सके कि वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे, पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा एआई बहुत तेजी से हमारे लाइफ में आया है। हम सिर्फ चैट जीपीटी की बात करते थे, बट एक एंथ्रोपिक जैसा ऑर्गेनाइजेशन आया, जो आप जानते हैं $1 ट्रिलियन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एआई की पूरी दिशा को बदल कर रख दी है, जो क्लॉड इनका प्रोडक्ट है। तो शारदा ने भी पिछले 5-6 वर्षों में ये पूरी कोशिश की है कि हम अपने पूरे कैंपस को एआई एनेबल्ड कैंपस करें, जिसमें उन्होंने काफी हद तक सक्सेस लिया है। और ये जो एआई की पढ़ाई है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग तक हमने सीमित नहीं रखी है, ये ऑलमोस्ट हर कोर्सेज में जितने सब्जेक्ट हैं उसमें उसको इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि एआई कहीं ना कहीं हमारे लाइफ का पार्ट बनता जा रहा है। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बच्चा पढ़ता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हम एक लीडर बनाएं। और जब आप लीडर के तरीके देखेंगे, अलग अलग तरह के लीडर होते हैं, तो हमारी एक बेहद बड़ी कोशिश होती है कि उसको टीम प्लेयर जरूर बनाएं। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे, जो आपके बच्चे हैं इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट एज अ टीम उनकी परफॉर्मेंस काफी टफ होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। उस स्टोरी से आप टीम की महत्ता समझेंगे। हुआ ये कि एक दिन एक आदमी एक रोड के किनारे खड़ा था। उसने रोड के दूसरी साइड देखा कि 2 मजदूर काम कर रहे थे। एक मजदूर क्या कर रहा था, गड्ढे को खोद रहा था, और दूसरा मजदूर उस गड्ढे को भर रहा था। उस आदमी को समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है भाई, एक गड्ढा खोद रहा है और दूसरा गड्ढा भर रहा है। वो अगले दिन भी आया उसी रूट पे। उसने देखा कि फिर से वो मजदूर जो है वो गड्ढा खोद रहा है और दूसरा गड्ढा भर रहा है। उसने करीब 1 घंटे तक देखा, उससे रहा नहीं गया कि भाई एक गड्ढा खोद रहा है और दूसरा गड्ढा भर रहा है। वो क्रॉस करके रोड जाता है,
और उनसे बोलता है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, एक गड्ढा खोद रहा है और दूसरा गड्ढा भर रहा है, ये कोई काम होता है क्या? तो दोनों मजदूरों ने कहा कि साहब आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अपने लगन से अपना काम कर रहे हैं। उसने कहा मेरा काम गड्ढे खोदने का है और आप देख के बताइए कहीं मैंने गलत गड्ढा खोदा है? देखिए कितना बढ़िया खोदा है। दूसरे मजदूर ने कहा मेरा काम गड्ढा भरने का है और आप ये देख के बता सकते हैं अगर कहीं कमी हो गड्ढे भरने में। बोला साहब एक तीसरा मजदूर है जो 2 दिन से नहीं आया है, उसको इस गड्ढे में पेड़ लगाना। तो बोला भाई हमने दोनों ने तो अपना काम ईमानदारी से किया, जिसे पेड़ लगाना था वो आया नहीं। यही रियलिटी लाइफ की है। हमें टीम में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया अब हमारा कंपटीशन सिर्फ रांची के बच्चों से नहीं, इंडिया के बच्चों से नहीं, पूरे विश्व के बच्चों के साथ है। तो उसको तैयारी करने के लिए हमें टीम प्लेयर बनना पड़ेगा, एक दूसरे को वैल्यूज को समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इन वैल्यूज को शारदा यूनिवर्सिटी में हमने दिया है, जहाँ पे आपको मेडिकल से लेके, आपको मालूम है हमारा एमबीबीएस प्राइवेट में वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, डेंटल कॉलेज है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, आपको ह्यूमैनिटीज है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के बहुत शानदार प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन है, फॉरेंसिक है, एक से एक कोर्सेज वहाँ पर, नर्सिंग है, आप देखिए बीपीटी है, बहुत सारे कोर्सेज को हम रन करते हैं। और हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों का आपस में तालमेल बने, ताकि पीयर टू पीयर लर्निंग हो, टीम में लर्निंग होना बहुत जरूरी है। ओके, इन्होंने वैसे मैसेज दे दिया मुझे कि शॉर्ट बोलना है, तो मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा पूरी प्रभात खबर की टीम का, और मैं दिल से जितने यहाँ अतिथिगण आए हैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। आप सबने मुझे सुना, मौका दिया, इसके लिए दिल से आभार। और फिर से एक बार मैं उन सारे बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, और सारे पेरेंट्स को जो बच्चों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं, दिल से बधाई। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग अपनी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सभागार में उपस्थित हमारे प्रभात खबर के सभी अधिकारी पदाधिकारीगण का मैं धन्यवाद और आभार प्रेषित करता हूं कि उन्होंने हर बार हम लोगों को मौका दिया अपने बच्चों से बात करने का। एक शिक्षक के नाते जब छात्र हमारे सामने होते हैं तो वो उत्साह से पढ़ाने वाले नहीं, जवाबदेही को भी हमेशा याद दिलाने वाली वो क्षण होते हैं। तो मुझे लगता है कि हर बार आपने मुझे मौका दिया, और पिछले लगभग 12 साल से तो मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। ये हमारा सौभाग्य है। आपने जितने शानदार तरीके से बिहार और झारखंड में छात्रों को मोटिवेट किया है, उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपने जितने अच्छे तरीके से प्रोत्साहित किया है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, और हम लोगों को भी इस तरीके से काम करने के लिए और प्रेरित आपने किया है। तो हम सब मिलकर जिस प्रकार से समाज को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश मात्र है। परिवर्तन कितना हुआ कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले जितने हमारे अभिभावक जुड़े हैं आज इस मंच के सामने, इस सभागार में, मैं उनका गोल संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक वंदन करता हूं। सभी छात्र जिन्हें चयन कर बुलाया गया है, आज उन्हें सम्मानित करने के लिए मेडल और सर्टिफिकेट देकर उनको ये बताया जाएगा कि आपका ये क्षमता है और आप अपने क्षमते को आगे कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अच्छी बातें आप तक पहुंचाई, आप लोगों ने ग्रहण किया होगा, उसे आत्मसात करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं भी आप सभी छात्रों को शुभकामना देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने प्रदर्शन किया है, यह प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहना चाहिए, क्योंकि कोई एक दिन का रेस नहीं है, लगातार आपको इसी प्रकार से चलते रहना है। ऐसा नहीं कि कुछ देर बहुत तेज दौड़ जाएं और फिर समय आने पे आप शिथिल हो जाएं। तो अगर इस प्रकार की सोच होगी तो शायद आप जिस मैराथन की बात करते हैं उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप वहाँ तक अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए लगातार एक अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए अपने आप को बढ़ाते रहना, और उसी स्पीड को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार का सभा आयोजित किया जाता है, आप लोग को बुलाकर सम्मानित किया जाता है, एक जवाबदेही दी जाती है और अपने को पहचानने का आपको मौका मिलता है। इतने सारे बच्चों के बीच में यदि हम इस मंच पे आए और ऐसे गणमान्य लोगों के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है, मतलब यह सम्मान सिर्फ सम्मान नहीं है, सम्मान से बढ़कर ये भी आपको इंडिकेट करता है, आपको एहसास दिलाता है कि इस जवाबदेही को आप समझिए। आप यहाँ पे आएंगे, आज मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका महत्व क्या है ये आपको समझना होगा। मैं कई वर्षों से प्रभात खबर से जुड़ा हूँ और लगभग 18 वर्षों से गोल का एक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन भी होता है, उनमें भी
लाखों बच्चे जुड़ते हैं कई राज्यों से, लगभग 6-7 राज्य से हमारे साथ जुड़ते हैं। कई अलग अलग राज्यों में हमारे सेंटर से जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो अक्सर अब पिछले उस 18 सालों में जो बच्चे निकल कर, आप जैसे जब थे वो, उस समय जो उनको प्रोत्साहन मिला, निकल कर आगे गए, मैं गर्व से इस बात को कहता हूँ, और प्रभात खबर मेरा साथ दिया है तब से लेकर आज तक। मैं गर्व कहता हूँ इस बात को कहते हुए कि जो जिसे इस मंच पे बुलाया गया, जिसे सम्मानित किया गया, आज वो एक बड़े ओहदे पे और बड़े अधिकारी बनकर इसी मंच पे आकर बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है प्रमाण? ये इस तरीके के प्रोग्राम का प्रमाण है। आप आज यहाँ पे हैं छात्र के हैसियत से, आपको सम्मानित किया जा रहा, आप जवाबदेही लेकर जाएंगे। ये मेडल और सर्टिफिकेट जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ लगा कर रखिए और अपने से पूछिए कि लाखों बच्चों में अगर मुझे चयन किया गया, मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे सम्मानित किया गया, तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदेही है और हम अपनी जवाबदेही निभाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। क्या भीड़ के हिस्सा जैसे बाकी सभी हैं वैसा बनना चाहते हैं या अलग? क्योंकि आप अलग हैं, अलग तरीके से आपने अब तक प्रदर्शन किया है, इसलिए अलग बनना चाहिए। यही हम लोगों का मशवरा है, यही सजेशन है आप लोगों के लिए कि यहाँ से लेकर जाइए और उस उत्साह को बढ़ाइए, उस आत्मविश्वास को बढ़ाकर जाइए कि आप अलग हैं और बहुत अलग हैं। देखिए, आज टैलेंट की कमी नहीं है। आप जानते हैं, जैसे सब लोग अभी बता रहे थे हमसे पूर्ववक्ताओं ने, कि चैलेंज आपके रांची के लोगों से नहीं है। चैलेंज अब आपके दूसरे कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है, चाइना, जापान से लेकर सिंगापुर के बच्चों से, और उस लेवल के पीढ़ियों के साथ हमें मीट करना है। तो किस लेवल पे हम कर पाएंगे? बड़ी भारी मन से इस बात को कहता हूँ कि जिस मोबाइल ने मुझे एक टेक्नोलॉजी दिया, एक नई दिशा दी, बहुत सारी जानकारियाँ दी, उस मोबाइल का हम गलत इस्तेमाल करते हैं और जो उससे प्राप्त करना चाहिए वो ना करके कुछ और कर लेते हैं और हम भटक कर कुछ इस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां से किसी भी अभिभावक के लिए वो सरदर्द होता है, शिक्षकों के लिए बड़ा अफसोस जताने का समय होता है। और प्रभात खबर जैसे पत्रिका जो चलाने वाले, न्यूज नहीं सिर्फ ये तो जवाबदेही निभाने वाले लोग हैं, इन लोगों को भी अफसोस होता है कि आज पीढ़ी हमारी कहाँ जा रही है। हमारे सामने गण्यमान्य अतिथि बैठे हैं जो प्रभात खबर से हैं, डीसी महोदय हैं, विजय बहादुर सर हैं। अक्सर बातें होते रहती है, कुछ लिखते भी बहुत अच्छा हैं और कई प्रोग्राम में हम लोगों से जब बात होती है तो एक चिंता हमेशा इन्होंने जाहिर किया, हम चाहते हैं कि गांव-गांव तक हम प्रभात खबर के माध्यम से बच्चों में वो अवेयरनेस क्रिएट करें कि बच्चे निकलकर अपनी पहचान स्वतः तय करें और उस जगह पर जाकर हम लोगों से जुड़कर वहाँ पहचान बनाएंगे तो कल हमारा भी पहचान बनेगा। ऐसी सोच रखने वाली जो पत्रिका है, मैं इसीलिए जुड़ा हूँ 18 वर्षों से, इनकी सोच अलग है और उस सोच के साथ चलते हुए हमने देखे हैं हमारे संस्थान से गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन या प्रतिभा सम्मान में मेडल सर्टिफिकेट लेकर प्रोत्साहित होने वाले बच्चे जब डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IAS IPS बनते हैं, लॉ प्रोफेशनल बनते हैं और आकर बताते हैं कि सर वहाँ पर हमने आपसे मेडल और सर्टिफिकेट लिया था, वो क्षण हम शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं समझता हूँ कि एक शिक्षक सिर्फ पैसे के लिए नहीं, उस प्रतिष्ठा, पहचान और उस समय के लिए ललायित होता है जो एक बच्चा निकल कर आता है और कहता है कि सर मैं यहाँ सफल हूँ। इस धरती पे 3 ही लोग बहुत खुश होते हैं आपके सफलता पे, वो है आपके माता पिता और आपके शिक्षक, जो आपसे सचमुच में प्यार करते हैं। जब शिक्षक के सामने, माता पिता तो स्वतः एक ऐसे इंसान है इस धरती पे जो कुछ बिना चाहे आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। कई बार हम लोग बात करते हैं तो 1 मिनट उसी पे मैं बात कर लूँ आप लोगों से। आज के युवाओं को ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस माता पिता ने आपके लिए पूरा अपना जीवन सेक्रीफाइस किया है और कर रहे हैं लगातार, आगे भी कुछ दिनों तक जब तक इनका हाथ पैर चलता रहेगा वो करते रहेंगे। आपको सोचना होगा, समझना होगा कि क्या माता पिता के लिए उनके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और उनकी जवाबदेही जो आपके ऊपर है उनके द्वारा दिया गया, उसे निभाने के लिए आप ईमानदार हैं। ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को करना चाहिए क्योंकि आप ऐसे बच्चे हैं जो समझदार हैं। अब आप 15 साल से आगे अपने उम्र को प्राप्त करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से 16 वर्ष के बाद तो हम लोग मानते हैं कि हमारा भारत का जो युवा है वो पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका होता है अपनी जवाबदेही को लेने के लिए और अपने घर परिवार की उस परेशानियों को भी समझने के लिए वो मैच्योर है। हम लोग को संस्कृत में एक श्लोक पढ़ाया गया था, प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्रम मित्र बदाचरे। तो पिता पुत्र के जैसे ही 16 वर्ष के बाद व्यवहार करते हैं, लेकिन पुत्र को कैसे व्यवहार करना चाहिए ये चीज़ों को भी थोड़ा समझना। हम संक्षेप में इन बातों को रख रहे हैं, बहुत इशारे में मैं बात कर रहा हूँ कि एक पुत्र या पुत्री जिन पे इतनी बड़ी जवाबदेही एक पिता और माता ने दिया है
कि आप अच्छा इंसान बनो, और आपके लिए वो होता है। आप जवाबदेही लेकर आगे बढ़ते हैं, अपने पैर पे खड़े होते हैं, तो आप शायद ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे की जो तपस्या है, मेहनत है, रात दिन की मेहनत है। कभी आपको लगे ऐसा कि अपने माता पिता का जो काम है ना, जो वर्क कल्चर है उनका, या जो भी काम करते हैं, उसमें जाकर के थोड़ा आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि कितना मेहनत कर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और आपको पढ़ाते हैं। तब जाकर के आपको जवाबदेही समझ में आएगा, तब जाकर वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू आपको समझ में आएगा। ये जो मानवीय संवेदनाओं की बात करते हैं ना कहीं मुझे ये भारी मन से कहना पड़ रहा है कि आज की युवाओं को, हालांकि आप टैलेंटेड बहुत हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो संवेदना कहीं ना कहीं से शिथिल पड़ गई है। आप जैसे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनके लिए आपके माता पिता साथ में लेकर अपना काम छोड़कर या कुछ काम रहा होगा सेक्रीफाइस कर वो आपके साथ आए हैं, वो संवेदना को समझिए। और जब तक वो नहीं वैल्यू को आप समझते हैं, आप शायद बहुत बड़े इंसान बन जाइएगा, बहुत पैसे वाले बन जाइएगा, लेकिन वो मतलब नहीं बनता है जहाँ पे आपके माता पिता, आपके टीचर, आपके समाज लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ें इसलिए बताना पड़ रहा है कि पिछले 28 वर्ष से मैं जो चीज़ें को दिख रहा हूँ, पहले जिस लेवल के बच्चे मिलते थे आज से 15-18 साल पहले, और आज जो मिल रहे हैं उसमें लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे अब आ रहे हैं। लेकिन इनमें 2-3 चीज़ों की कमी है, जिसमें हमने ह्यूमन वैल्यू की बात कही। ये मैं थोड़ा अटपटांग आपको लगेगा, सबों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत है कि एक मास लेवल पे बच्चे थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो जवाबदेही उनको लेना चाहिए, उन्हें लगता है कि मेरी जिंदगी सबसे बड़ी और मैं अपने लिए ही जीऊँगा। अपने लिए तो एक जानवर भी जीता है, लेकिन यदि आप इंसान बनकर इस धरती पे आए हैं, तो आपको सोचना होगा कि सिर्फ हमारे पास जवाबदेही नहीं है। हमारी जवाबदेही हमारे माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज, अपने प्रदेश, अपने राष्ट्र के लिए भी। जब ऐसी सोच, जब इतना ब्रॉडनेस आपके सोच में आएगा, तो स्वतः उस जवाबदेहियों के साथ आप आगे काम करना शुरू करते हैं, और फिर आपको सफलता आगे मिलती चली जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। रह गई बात, कुछ बच्चे ऐसे हमेशा मिलते हैं जिन्हें हमेशा अपने ऊपर एक संकोच होता है, शक होता है, साइन ऑफ इंट्रोड्यूशन होता है, क्या मेरे जैसे बच्चे कुछ कर सकते हैं। हमने देखा है कि बिहार और झारखंड के सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, और गांव से निकल कर आने वाले, हिंदी मीडियम से निकल कर आने वाले बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है हमारे यहाँ। और मैं देखता हूँ कि कैसे वो सफलता हासिल कर रहे हैं। हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे जो डिक्शनरी पलट कर NCERT पढ़ना सीख रहे हों, और वैसे बच्चे अगर इतने अच्छे रिजल्ट लेकर डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो आप बैठे हुए इतने शानदार बच्चे जब चाहेंगे तब बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। इसलिए अब चूंकि समय भी निकल रहा है, मंदिर जी मेरे पास में आ गए हैं, एक पंक्ति के साथ मैं छोड़कर आपको जाता हूँ। बात तो बहुत करना होता है, लेकिन हकीकत है मंदिर जी कि मंत्री जी भी आ गए हैं, तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, क्योंकि सोना जितना तपता है उतनी ही खूब चमकता है, और लोहे को जितनी आग लगे वो उतना ताकतवर बनता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।